हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, क्लास 10th में हो, सामाजिक विज्ञान का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर आ गया हूँ। 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न अब बात करने वाला हूँ। इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं जाएगा। अगर ये 50 प्रश्न आप तैयार कर लेते हो तो जो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सभी कवर हो जाएंगे। हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न कराने वाला हूँ और ऐसी वीडियो आज तक आपने यूट्यूब पे नहीं देखी होगी। ठीक है, देखिए 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 22 में लगातार 14 से लेकर 22 तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं सभी में हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं। देखिए मैं यही सोच के साथ पढ़ा रहा हूं कि इस बार आप लोगों का जो टारगेट है 95% का, इसी बेस पे करा रहा हूं। आप हमारे पे ट्रस्ट कीजिए। इतना रिसर्च करने के बाद ये क्वेश्चन तैयार किया गया है कि अगर आपने ये वीडियो अगर आपने देखा है, बस मात्र ये वीडियो आपने देखा है, तो 20 नंबर तो आप लोगों के ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिक्स हैं और 30 नंबर स्कूल से, मतलब 50% की तैयारी मात्र एक ही वीडियो से हो जाएगी। क्योंकि 30 नंबर प्रैक्टिकल के मिलेंगे और 20 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के। इससे बाहर थोड़ी जा पाएंगे, कभी नहीं जाएगा। बस आप मेरे पे ट्रस्ट कीजिए। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। डेली डेली वीडियोस आती है हमारे चैनल पे और इस बार टारगेट जो है 100% अचीव करा के रहूंगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। बस 50 में से कम आप लोगों को लगभग 30 या 35 क्वेश्चन के उत्तर आप लोगों को खुद देने होंगे। ठीक है, मुझसे पहले ही। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ता हूं। तैयार रहिए, आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। पहला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? और ऑप्शन में पढ़ता हूं। ऑप्शन ए जो है वो है 1945 में, ऑप्शन बी है 1920 में, ऑप्शन सी है 1942 में और ऑप्शन डी जो है 1947 में। आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो आपका वर्ष 1945 में हुआ था। मतलब ऑप्शन जो पहला है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न तो क्लियर हो गया। वर्ष 1945 याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना बहुत ही ज्यादा आईएमपी है, हर बार आता है, इस बार भी आएगा। ठीक है, अब मुझे मालूम है कि आपने आंसर सही दिया होगा। चलिए दूसरा देखते हैं और सभी लोगों को कमेंट करना है, सबका आंसर मैं चेक करूंगा। दूसरा है कि भारत में मताधिकार की आयु कितनी है? मतलब आप कितने एज के रहोगे भारत में तो आप मत दे सकते हो, वोट दे सकते हो। ऑप्शन 21 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष और ऑप्शन डी 18 वर्ष। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो सबको मालूम है कि भैया हमारा एज अगर 18 वर्ष हो जाता है तो हम मताधिकार दे सकते हैं, मतलब मत दे सकते हैं, वोट दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका दूसरे का डी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, तीसरा देखो। तीसरा प्रश्न क्या है कि ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसका कथन है, मतलब कौन कहा था? गोपाल श्री कृष्ण गोखले कि बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू की महात्मा गांधी? तो देखिए कितना अच्छा कथन उन्होंने कहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो किसने कहा है, किसका कथन है? जिनका भी कथन हो बहुत अच्छा कहा है उन्होंने। तो राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक का कथन है। किनका? बाल गंगाधर तिलक का है। बहुत अच्छा उन्होंने कहा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो हमको तो नहीं लगता है कि भूलेंगे आप। अब भूलना भी नहीं चाहिए क्योंकि इस बार हम लोगों को बहुत अच्छा मार्क्स लाना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 4 का आंसर दीजिए आप लोग कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसका प्रारंभ कब हुआ था? वर्ष 1914 में, वर्ष 1939 में, वर्ष 1919 में, वर्ष 1942 में। बताइए प्रथम विश्व युद्ध का जो प्रारंभ हुआ था वो किस सन में हुआ था? बहुत प्यारा प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, वर्ष 1914 में। मतलब ऑप्शन ये जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध तो 1914 में ही प्रारंभ हुआ था, सबको मालूम है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न दिख भी रहा आप लोगों को कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय वो कहाँ पर स्थित? देखिए बहुत प्यारा प्रश्न है, हर साल एग्जाम में आता है ना प्रश्न। देखिए ऑप्शन है वाशिंगटन, ऑप्शन बी है जेनेवा और ऑप्शन सी न्यूयॉर्क और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रिया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है आप लोगों को बताना है। बहुत प्यारा प्रश्न है। तो आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न की बारे में बात करें तो देखिए प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? अब तो छोटे बच्चों को भी मालूम हो गया कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। और इसका आंसर तो सभी लोग सही दोगे क्योंकि सबको मालूम है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो माननीय हमारे बापू जी महात्मा गांधी जी। ठीक है, चलिए मतलब डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 7वां।
निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावित संसाधन है? देखिए संभावित संसाधन पूछा है, बहुत प्यारा प्रश्न है, हर साल एग्जाम में आता है, लगातार पूछा गया हुआ प्रश्न है। संभावित संसाधन कौन है? कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा की बॉक्साइट? बताइए सातवें का राइट आंसर क्या होगा? संभावित संसाधन। तो देखिए कोयला जो है वो प्रकृति में मिलता है, पेट्रोलियम भी, बॉक्साइट भी, ये आप लोगों का असंभावित संसाधन है। मतलब कि इसमें कोई संभावना की बात नहीं है, लेकिन संभावनीय संसाधन होता है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा कैसा संसाधन है जो कि संभावित संसाधन होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, बहुत प्यारा प्रश्न एग्जाम में आएगा, तो भूलिएगा मत इसको। ठीक है, इतना अच्छे से पढ़ लीजिए ना, इतना अच्छे से पढ़ लीजिए कि इस बार 20 में 20 आप लोगों को ऑब्जेक्टिव लाना ही है। इसी वीडियो से आप लोगों को आ जाएगा, मैं श्योर हूँ, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ कि इसी वीडियो से आ जाएगा आप लोगों को। ऐसे ऐसे प्रश्न ही लेकर ही मैं आया हूँ, इस पर रिसर्च करके आया हूँ कि मतलब इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8वां। मुंबई हाई प्रसिद्ध है। देखिए मुंबई हाई जो है प्रसिद्ध है किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए, तांबा के लिए, कि सौर ऊर्जा के लिए, कि कोयले के लिए? देखिए ये भी प्रश्न जो है बहुत प्यारा प्रश्न है, लगातार ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि मुंबई हाई प्रसिद्ध है। तो देखिए मुंबई है तो सिंपल है, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए। मतलब ऑप्शन जो ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ेंगे इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। और देखिए हम प्रश्न नंबर 9 देखते हैं और उसका उत्तर देने के लिए बिल्कुल आप तैयार रहिए। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है, मैं पढ़ता हूँ प्रश्न, आप लोग बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है मोटे अनाज के अंतर्गत आती है? अब आपको बताना है कि मोटे अनाज के अंतर्गत कौन सी फसल आती है। चना आता है, कि मूंगफली आता है, कि ज्वार आता है, कि मूंग आता है? बताइए क्या होगा राइट आंसर चारों में से। देखिए कौन सा फसल है जो मोटे अनाज के अंतर्गत आता है ना? ये जो ज्वार आपका है, आप जानते भी हो कि ज्वार जो होता है वो मोटे अनाज के अंतर्गत आता है। मतलब ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन सी दिया है बिल्कुल उनका आंसर सही है, 100% सही है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 10वां आप देख लो कि क्या है। बहुत प्यारा प्रश्न है, थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा, थोड़ा तर्क वितर्क लगा लीजिएगा क्योंकि प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि सामान्यतः किसी देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? देखिए बहुत प्यारा प्रश्न है, सोचने लायक प्रश्न है कि किसी भी देश का अगर विकास की हम बात करें तो वह विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय के, ऑप्शन बी औसत साक्षरता स्तर पे, और ऑप्शन सी लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, और ऑप्शन डी ए सभी। ठीक है, और थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो इसका आंसर आप दे सकते हो। ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा डी, क्योंकि कोई भी देश है उसका विकास प्रति व्यक्ति आय पर तो डिपेंड करेगा ही, उसका साक्षरता स्तर कितना है ये भी, लोगों को स्वास्थ्य की प्रति स्थिति क्या है वो भी, मतलब ये तीनों कंडीशन डिनोट करता है किसी भी देश के विकास को निर्धारित करने के लिए। मतलब ये सभी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे ने सही आंसर दिया भी होगा, मुझे मालूम है। चलिए देख लीजिए प्रश्न नंबर 11, बहुत प्यारा प्रश्न आपके सामने आ गया है कि निम्नलिखित में से किस आधार पर, देखिए ये भी उसी लायक प्रश्न है, बहुत यही दोनों प्रश्न सबसे तो ज्यादा एग्जाम में आते हैं। कह रहा है कि किस आधार पर, अब बच्चे छोड़ के चले आते हैं क्योंकि उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता है। किस आधार पर आपको बताना है कि जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र विभाजित है, मतलब किस आधार पे हम सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को विभाजित करते हैं? ऑप्शन ए रोजगार की शर्तें, ऑप्शन बी आर्थिक गतिविधि के स्वभाव, ऑप्शन सी उद्यमों के स्वामित्व, और ऑप्शन डी उद्यमों में नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो इस तरह के प्रश्नों को ज्यादातर फोकस आपको करना है कि किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र विभाजित होते हैं। तो ऑप्शन सी उद्यमों के स्वामित्व पर हम लोग इसको विभाजित करते हैं। तो देखिए इन्हीं प्रश्नों पे ज्यादा फोकस करना है, और प्रश्न सभी लोग याद करेंगे। ठीक है, इस तरह के प्रश्न कोई याद नहीं करता, एग्जाम में आता है वही 2 3 4 नंबर 5 में छूट जाएगा आप लोगों का। और इसी प्रश्न को, मतलब इन्हीं प्रश्नों को तो करके हम लोग औरों से अच्छे नंबर लाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न सभी लोग छोड़ देंगे, आप लोग करके आओगे। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। देखो 12 प्रश्न आ गया है, और ये प्रश्न का तो आंसर आपको मालूम होना चाहिए, अगर समाज विज्ञान आप पढ़ते हो, थोड़ा भी पढ़ते हो तो आना चाहिए आप लोगों को कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो अब फ्रांस की क्रांति का डेट ही तो मालूम होना चाहिए आप लोगों को कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। मैं पढ़ता हूँ 1688 में हुआ था, कि 1789 में, कि 1914 में, कि 1939 में। अगर आप एग्जाम देने वाले होते प्रश्न तो रट गए होंगे कि फ्रांस की क्रांति सर 1789 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी। ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे, बताओ एक भी प्रश्न छोड़ोगे आप लोग? कभी नहीं छोड़ पाओगे। ठीक है, बस प्रैक्टिस करके इन प्रश्नों की जानी है आपको बार बार। देख लीजिए 13वां प्रश्न क्या है। अब आपको
टीचर डे तो सबको मालूम होना चाहिए कि भारत में जो टीचर डे मतलब शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो किस डेट को मनाया जाता है। ये डेट तो प्रख्यात है भैया, इसको तो मालूम होना चाहिए। 10 दिसंबर को, 10 नवंबर को, 5 सितंबर को, 15 अगस्त को। सारे बच्चे का आंसर आना चाहिए, क्योंकि टीचर डे अगर आपने भूल गया तो अब ये मालूम क्या रहेगा आप लोगों को। सबको मालूम है कि 5 सितंबर को टीचर डे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए देख लीजिए प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है कि भारत में जो है राष्ट्रपिता कहकर किसे संबोधित किया जाता है। अब ये भी प्रश्न पूछने लायक है कि राष्ट्रपिता कहकर हम किसको कहते हैं। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले। मतलब ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और इसका आंसर आप दे दोगे कि राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्रश्न बनेंगे एग्जाम में, समझ लिया। आप बनते आ रहे हैं, आपने देखा कि 2014 से लगातार ये सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इन्हीं प्रश्नों की प्रैक्टिस करना। इस बार तो हम लोगों को 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा गया। ठीक है, ये भी प्रश्न बचेगा थोड़ी, हम लोग 20 में 20 लेके आएंगे। ठीक है, चलो देखो अगला प्रश्न क्या है। 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। बहुत प्यारा प्रश्न है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी कब हुआ था। 1885 में, 1904 में, 1857 में, 1855 में। तो देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना वाले प्रश्न भी आपको मालूम होना चाहिए और यही ज्यादातर पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो आप सिंपल जवाब दे दोगे उन लोगों को कि 1885 में हुआ था स्थापना। ठीक है, चलिए अगला देख लो। अगला प्रश्न क्या है कि ये भी प्रश्न तो आपको नॉर्मल ही आना चाहिए भैया कि जो हमारे लिखित संविधान था वो भारत में कब लागू किया गया। तो सबको मालूम होना चाहिए कि लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ। 15 अगस्त की, 14 अगस्त को, कि 10 दिसंबर को, कि 26 जनवरी को। तो ये प्रश्न तो नॉर्मल है और सभी लोग देना चाहोगे क्योंकि लिखित संविधान सबको मालूम है कि 26 जनवरी को लागू किया गया। ठीक है, 26 जनवरी को। ठीक है, चलिए प्रश्न 16 भी क्लियर हो गया ना। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। आइए देखिए प्रश्न नंबर 17 क्या है। प्रश्न नंबर 17 मेरे प्यारे विद्यार्थियों यह है कि निम्न में से कौन सी रोपण की फसल है। अब रोपण फसल बताना है कि रोपण फसल कौन सी है, और ये भी आपको मालूम होगा गेहूं होगा कि चना होगा कि गन्ना होगा कि मूंगफली। तो किसको रोपते हैं, रोप का मतलब कि रोपण फसल किसको कहते हैं। ठीक है, चलिए 4 ऑप्शन दिया हुआ, बताइए रोपण फसल किसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए रोपण फसल यहाँ पे आपका गन्ना है। ठीक है, गन्ना जो है, गन्ना को हम लोग रोपण फसल के अंतर्गत गिनते हैं। तो रोपण फसल कौन है, गन्ना है। इस बात को आप याद रखिएगा, समझ लीजिए। ठीक है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बचना नहीं चाहिए एग्जाम में। बस कहने का मतलब ये चीज है कि एग्जाम में अगर ये प्रश्न आते हैं, आपसे मुलाकात होती है एग्जाम में, तो आप इसका केस रफा दफा कर दीजिए वही। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है। अब इसमें से कौन सा संसाधन ऐसा है जो पुनः चक्रीय है। लोहा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पशुधन। बताइए प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, संसाधन पुनः चक्रीय है। ठीक है, बताना आप लोगों को। तो इसका राइट आंसर होगा बी, क्योंकि पवन ऊर्जा जो है आप लोगों का, ये आपका पुनः चक्रीय है। कैसा संसाधन है, पुनः चक्रीय संसाधन है पवन ऊर्जा। तो याद रखिएगा, प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोरबा किसके प्रसिद्ध, ये तो नॉर्मल याद होगा आप लोगों को कि ये जो कोरबा है प्रसिद्ध होता है किसके लिए, मतलब प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है कि कोयले के लिए है कि सौर ऊर्जा के लिए कि बॉक्साइट के लिए है। तो हम तो सिंपल जानते हैं कोरबा मतलब कोयला। मतलब कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयले के लिए। अब इसमें पूछने वाले भी प्रश्न नहीं है। ठीक है, तुरंत देखोगे तुरंत आंसर मार दोगे। ठीक है, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप पढ़ोगे कोरबा तुरंत मालूम चलेगा कोयले के लिए। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी देखो 20वां प्रश्न आ गया, इसका जवाब दो। निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है, बताओ। अब रेशे जैसी फसल कौन सी होती है, कपास। तो कपास तो बिल्कुल रेशे की फसल होती है। जूट, जूट भी होता है। प्राकृतिक रेशम, रेशम तो रेशेदार ही होती है। मतलब कि यही जो ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी, यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, समझ लो। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आओ अगला प्रश्न देखो 21 क्या कहता है कि देखो प्रश्न बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, देखिएगा इस प्रश्न का उत्तर आपको वाकई आना चाहिए। कह रहा है कि निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। अब देखिए मानव विकास के लिहाज से भारत से स्थिति अच्छी है, बताना है किस देश की। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। तो भारत से भी अच्छी है भैया किसकी स्थिति, तो नेपाल की। मतलब ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न की राइट आंसर होगा, समझ लीजिए। चलिए आइए 22 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों 22 आपके सामने आ गया है, जो कि बहुत प्यारा प्रश्न है, आप लोगों को बताना है इसका आंसर
कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन सम्मिलित। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से तब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक इसका आंसर नहीं दे पाओगे। कह रहा है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन सम्मिलित है, प्राथमिक क्षेत्रक में, द्वितीय क्षेत्रक में, तृतीय क्षेत्रक में, सूचना प्रौद्योगिकी में। बताओ 22 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत प्यारा प्रश्न है। तो देखिए अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया का उत्पादन सम्मिलित है जो, वो आपका द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। जब आप क्षेत्रक पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, जब आप लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी के प्रश्न करोगे तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। लेकिन हालांकि ऑब्जेक्टिव याद कर लो कि जब ये अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन पूछे तो आप द्वितीय क्षेत्रक लगाना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसका आंसर नहीं मालूम होता है, किसी को एग्जाम में छोड़ के चले आते हैं प्रश्न, या तो गलत ऑप्शन चूज कर लेंगे। लेकिन इस पे आप लोगों को इसी प्रश्नों को तो फोकस करके नंबर अच्छे लाने हैं आप लोगों को, इसीलिए तो मैं आप लोगों के लिए इतना लगा हूं कि ये सारे प्रश्न आपको याद हो। इस प्रश्नों का जवाब आप देना जान जाओगे तो बहुत अच्छे अंक लेके आओगे। ठीक है, चलो 23। और नॉर्मल प्रश्न तो सबको आता है, जैसे ये प्रश्न तो सबको याद है कि ऑटोबान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। ठीक है, अब तो जो 2 दिन क्लास नहीं किया होगा वो भी बता देगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर, हालांकि मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ, पहले आप लोग बताइए। इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन। ठीक है, 2 सेकंड के अंदर बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑटोमान विस्मार्क का संबंध किस देश से था? सब बताएंगे कि जर्मनी से ही तो संबंध था ऑटोमान विस्मार्क का। तो ये तो सभी को उत्तर आएगा, लेकिन जो मैं पहला ये वाला प्रश्न बताऊं वो सबको आता नहीं है, और वही चीज तैयार करके आप लोगों को जाना है। ठीक है, चलो अगला देखो 24। हाँ देखिए, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए ये भी प्रश्न आप लोगों को स्टार है, मतलब आपको स्टार पॉइंट और अच्छे नंबर आपको दिलाएंगे कि निम्नलिखित में से किसे 1871 ईस्वी में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? देख रहे हैं ना कितना अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है विलियम प्रथम को, ऑप्शन बी विलियम द्वितीय को, ऑप्शन सी फ्रेडरिक विल्हेम प्रथम को, और ऑप्शन डी जो है फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को। बहुत प्यारा प्रश्न है। तो 1871 ईस्वी में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया, तो आपके थे विलियम प्रथम। कौन थे? विलियम प्रथम थे। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आपको फोकस करने हैं। ठीक है, और ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अगर इस पे हम बात करें तो डबल स्टार मिलना ही चाहिए इस प्रश्न को कि 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। तो ये भी प्रश्न का उत्तर बहुत लोग नहीं दे पाएंगे कि 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। असीमित राजतंत्र था कि सीमित राजतंत्र था कि प्रजातंत्र था, गणतंत्र था? जो अच्छे से बच्चे पढ़ा होगा वही इस प्रश्न का उत्तर दे पाएगा। तो देखिए 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो असीमित राजतंत्र था। कैसा? असीमित राजतंत्र। इन्हीं प्रश्नों की बार बार प्रैक्टिस आपको करनी है। नॉर्मल प्रश्न तो वैसे भी आपको याद है, ऐसे ही प्रश्नों को फोकस करना है, और यही प्रश्न लगातार आ रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, जो कि आदमी छोड़ के चलाता है, जो भी जिनको आंसर नहीं मालूम होता है। ठीक है, चलिए 26 की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखिए अगला प्रश्न आ गया है, और अगला प्रश्न भी बहुत प्यारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? देखिए ये भी प्रश्न आप लोगों के ट्रिपल स्टार, अगर मैं स्टार की बात करूं तो ट्रिपल स्टार मिलना चाहिए इस तरह के प्रश्नों को। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों को, मतलब केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस। बताइए, बहुत प्यारा प्रश्न है, क्या होगा राइट आंसर कि कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? सोच समझ के जवाब दीजिएगा। इसका राइट आंसर मेरे प्यारे विद्यार्थियों रूस होगा। उसमें रूस जो था वो केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था। ठीक है, मतलब ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आज चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 27। और देखिए प्रश्न नंबर 27 ये कह रहा है कि ये भी प्रश्न अच्छा है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? अब देखिए बहुसंख्यक वर्ग वो भी श्रीलंका का पूछ दिया है, और हर साल एग्जाम में यह प्रश्न देता है और बच्चे ने गलत उत्तर देकर आते हैं इसका। तो श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? ऑप्शन है तमिल, ऑप्शन बी ईसाई, ऑप्शन सी सिंहली, और ऑप्शन बी मुस्लिम। बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन सी मतलब सिंहली होगा। सिंहली जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखिए प्रश्न नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है, और ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो इस प्रश्न का उत्तर आप दे दोगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो राज्य है
भारत का संघीय राज्य नहीं है। अब इसमें से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश तो संघीय राज्य है ही भैया। महाराष्ट्र की बात का, महाराष्ट्र भी राज्य है, पंजाब भी है। बच गया दिल्ली, दिल्ली आपका संघीय राज्य नहीं है। सिंपल जवाब दे दोगे, मतलब ऑप्शन डी जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, समझ लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, और ये इस प्रश्न में मैं डबल स्टार देना चाहूंगा इस प्रश्न को, क्योंकि प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि पंजाब में, अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण है वो निम्नलिखित में से प्रमुख कारण है। मतलब किस कारण की वजह से वहां पे भूमि निम्नीकरण होती है पंजाब में? मतलब पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण कौन सा है? गहन खेती है, कि अधिक सिंचाई है, कि वनोन्मूलन है, कि अति पशुचारण है? देखिए प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन 29 का? तो देखिए अति पशुचारण, ठीक है, अति पशुचारण जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए अति नहीं, अति पशुचारण थोड़ी है, नहीं नहीं, अधिक सिंचाई होगा, सॉरी, अधिक सिंचाई जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस पे आप अच्छे से फोकस कर लीजिएगा। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण है अधिक सिंचाई, मतलब ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30वां, उस पर फोकस कीजिए। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी बहुत प्यारा प्रश्न है। इस पे भी आप लोग सोचोगे समझोगे तभी जवाब दोगे। कि निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? मतलब व्यक्तिगत संसाधन कौन सा नहीं है? बागान, चारागाह, भूमि, की खनिज संसाधन? देखिए प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, व्यक्तिगत संसाधन की बात करें तो देखिए खनिज जो संसाधन है ये आपका किसी का व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। ठीक है, तो व्यक्तिगत संसाधन नहीं है कौन? खनिज संसाधन। मतलब मैं बात करूं तो डबल स्टार इस प्रश्न को देना चाहूंगा, और इस प्रश्न में आप थोड़ा फोकस जरूर करके जाइएगा, समझ लीजिए। और अगला प्रश्न तो नॉर्मल है, इसमें कोई मतलब स्टार देने लायक है ही नहीं, क्योंकि आप रट गए हो इस प्रश्न को। कि निम्न में से कौन सा मिट्टी, अब मिट्टी बताना, कौन सी मिट्टी जो है वह कपास की खेती के लिए उत्तम मानी जाती है? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम मानी जाती है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, की लेटराइट मिट्टी? बताइए क्या होगा राइट आंसर? सब दोगे कि काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है, मतलब सबको मालूम होना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर। सभी दिए होंगे, मुझे विश्वास है, इस बात की कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अगला प्रश्न आप लोगों को थोड़ा सा फोकस करने लायक प्रश्न है, कि जो हेमेटाइट है, ठीक है, तो हेमेटाइट का जो संबंध है वो किस खनिज से है, आपको ये बताना पड़ेगा। बताइए तांबा से है, कि बॉक्साइट से, कि सोना से, कि लौह अयस्क से? तो देखिए 32 बहुत प्यारा प्रश्न है, थोड़ा सा समझ चाहिए आप लोगों को। हेमेटाइट पूछा है, हेमेटाइट, तो हेमेटाइट लौह अयस्क से संबंधित होता है। और बहुत लोगों तो आंसर मालूम होगा, वो तुरंत आप लोग दे दिए होंगे कि हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? लौह अयस्क से। चलिए अगला प्रश्न फोकस कीजिए, और देखिए ये प्रश्न बहुत स्टार बनाने लायक प्रश्न है, ट्रिपल स्टार दूंगा, क्योंकि बहुत यह पीछे बीती हुई बात है, आप फोकस नहीं करते हैं। और आपके चैप्टर का है, बार बार प्रश्न आता है। कि मानव विकास अगर रिपोर्ट देखा जाए, तो मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? देखिए ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत लोग इसका उत्तर दे नहीं पाते हैं। ठीक है, तो मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार बताओ आप लोग, देखते हैं कितने लोग दे देते हो सही। 2018 में भारत में कौन सा स्थान था? 125वां था, 124वां था, 129वां था, कि 130वां? सोच समझ के जवाब दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं कितने लोग देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैं बताने वाला हूँ, 130वां स्थान था उस समय। जितने लोगों ने ऑप्शन डी दिया होगा बिल्कुल अच्छी तैयारी उनकी है, समझ लीजिए, तभी वो इस प्रश्न का उत्तर दे पा रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, और ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी डबल स्टार देना चाहूंगा। और बताइए कि एग मार्क पूछा है, कि जो एग मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणित चिन्ह है? एग मार्क एक चिन्ह होता है, वो किस वस्तु के लिए ये चिन्ह होता है? उपभोग वस्तु के लिए, कि सेवा वस्तु के लिए, कि खाद्य पदार्थ, कि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए? बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग मार्क। तो एग मार्क किन वस्तुओं के लिए? सबको मालूम चाहिए कि जो खाद्य पदार्थ वाले चीज होते हैं उस पे एग मार्क बनाए जाते हैं। ठीक है, तो खाद्य पदार्थ के लिए, मतलब 34 का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, 35 की तरफ बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों 35 प्रश्न आ गया आप लोगों के सामने, बताइए। और ये प्रश्न तो नॉर्मल है और सबका आंसर आना चाहिए इसमें। कि जर्मनी के एकीकरण की बात करें तो जर्मनी के एकीकरण में जो मुख्य भूमिका थी वो किसकी थी? ऑप्शन ए जोसेफ है गैरिबाल्डी, ऑप्शन बी नेपोलियन,
ऑप्शन सी ऑटो वन बिस्मार्क और ऑप्शन डी जो है विलियम प्रथम जी हैं। ठीक है, तो बताइए 35 का राइट आंसर क्या होगा कि जर्मनी का जब एकीकरण हुआ था तो मेन भूमिका किनकी थी, तो सबको मालूम होगा कि ऑटो वन बिस्मार्क था। ठीक है, ऑटो वन बिस्मार्क की सबसे मेन भूमिका थी। और प्रश्न एक तो प्रश्न आया था ना इस तरह कि ऑटो वन बिस्मार्क किस देश से संबंधित रखते हैं, तो जर्मनी से शायद था। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। देखो 36 देखो, और ये प्रश्न भी ये डेट भी आप लोगों को बहुत लोगों को मालूम नहीं होता है, तो इस डेट को आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसा ये प्रश्न पूछा है कि नेपोलियन की जो पराजय हुई थी कब हुई थी, बहुत लोगों को डेट नहीं मालूम है इसके, लेकिन आप लोगों को मालूम करना है कि नेपोलियन की पराजय मतलब किस डेट को हुई थी। 1814, 1815 में हुआ था कि 1816 में कि 1817 में। तो नेपोलियन की पराजय पूछ रहा है कि नेपोलियन की पराजय कब हुई, तो डेट आपको मालूम होना चाहिए। ये डेट याद रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, 1815, ये एग्जाम में आते हैं प्रश्न। ठीक है, तो यह प्रश्न बहुत प्यारा है और इस पे फोकस कर लेनी है आपको बार बार। और अगला प्रश्न की बात करें तो ये प्रश्न तो नॉर्मल है, सभी लोग देंगे कि क्योंकि सबको मालूम है कि जो राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था वो सर्वप्रथम किस देश से हुआ था। इंग्लैंड से हुआ था कि अमेरिका से हुआ था कि फ्रांस से हुआ था कि रूस से, बताओ। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ जो हुआ था वो सर्वप्रथम किस देश से हुआ था, इतना नॉर्मल प्रश्न है, बताओ क्या होगा। सबको मालूम है कि फ्रांस से हुआ था। देखते हैं कितने बच्चों ने सही दिया है इसका उत्तर। तो राष्ट्रवाद फ्रांस, क्लियर। अगला प्रश्न, हाँ ये प्रश्न बहुत ज्यादा डबल स्टार देना चाहूंगा इस प्रश्न को। और बहुत आर्थिक महामंदी वाला तो पूछता ही है, लघुत्तरी भी पूछता है, दीर्घोत्तरी भी, महामंदी के कारण बताइए। उस प्रश्न को याद कर लीजिएगा आप लोग, हालांकि मैं सोल्यूशन करा दिया हूँ। प्रश्न यह है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ था। बताना आपको कि वर्ष 1900 मतलब 28 में हुआ था कि वर्ष 1929 में, वर्ष 1930 में हुआ था कि वर्ष 1932 में। ये डेट आपको मालूम होना चाहिए। आर्थिक महामंदी जो आई थी बहुत खतरनाक महामंदी उस समय आई थी, बता दे रहा हूं आप लोगों को, वर्ष 1929 में। समझ लीजिए स्थिति बहुत खराब हो गई थी उस समय। चलिए देखते हैं 39। देखो 39 प्रश्न है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चों को नहीं मालूम होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा, आपको बताना है संघीय सूची का विषय है। अब इसमें से बताना कि संघीय सूची का विषय कौन है, रक्षा है कि कृषि है कि व्यापार है कि शिक्षा है। तो देख रहे हो ना कि इस प्रकार के प्रश्न आएंगे जो कि बहुत बच्चे नहीं कर पाएंगे, और इस प्रश्न की अगर आपने प्रैक्टिस किए रहेंगे तो सबसे पहले करके आओगे। तो कौन सा संघीय सूची का विषय है, तो देखिए रक्षा जो है वो आप लोगों का संघीय सूची का विषय है, और इसी प्रश्न की बार बार प्रैक्टिस करनी है आप लोगों की। ठीक है, तो 39 भी यहाँ पे हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं, मतलब 40वें प्रश्न की तरफ। और मैं बात करूं प्रश्न नंबर 40वां, तो बहुत प्यारा प्रश्न है। और यह प्रश्न में अगर मैं स्टार देने की बात करूं तो अगर 5 स्टार भी दे दूं तो कम है मेरे लिए, क्योंकि यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि बेल्जियम की सामुदायिक सरकार निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है। और इस प्रश्न को आप लोगों को रट जाना है, मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस प्रश्न को रटना है आप लोगों को। बहुत सारे बच्चे, मतलब हमको लगता है कि 70% बच्चे तो आंसर ही नहीं दे पाएंगे, जो पढ़े होंगे, जो रेगुलर पढ़ते होंगे, जैसे आप लोग पढ़ते हो, प्रैक्टिस कराई जा रही है तो आप लोग दे दोगे। जो नहीं पढ़ता होगा नहीं दे पाएगा ना इसका। तो आपको बताना है कि बेल्जियम की सामुदायिकता सरकार में जो निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है। ऑप्शन पढ़ता हूँ। ऑप्शन ए विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, ऑप्शन बी शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, ऑप्शन सी केंद्र और राज्य सरकार के मध्य, और ऑप्शन डी राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको कमेंट करके बताना है क्या होगा राइट आंसर। मैं बता देता हूँ, पहला होगा, और इसको रटना है आप लोगों को कि मतलब विभिन्न सामाजिक समूहों के, बताओ अलग अलग सामाजिक समूहों के मध्य हुआ था। तो मतलब आपको यह प्रश्न को मतलब बार बार प्रैक्टिस करनी है, इस प्रश्न पर फोकस करना है। अगला प्रश्न देखो और बताओ, यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि मतलब किस प्रदेश में, आपको बताना है कि सीढ़ीदार खेती की जाती है, मतलब किस प्रदेश में। पंजाब में होता है कि हरियाणा में कि गुजरात में कि उत्तराखंड में, मतलब किस आपको बताना है प्रदेश में सीढ़ीदार खेती की जाती है। ठीक है, सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। तो ऑप्शन बोलोगे उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो वहां पर मिट्टी का क्षरण होने लगता है, इसलिए वहां पर सीढ़ीदारी खेती की जाती है। ठीक है, उससे मिट्टी का बहाव रुक जाता है, मतलब आपको भी मालूम होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 42। पूछ रहा है कि निम्न में से किसको कृषि क्षेत्र कहते हैं। यह भी प्रश्न बहुत डबल स्टार देना चाहूंगा इसको, कि किसको हमें कृषि क्षेत्र कहते हैं बताना है। मतलब प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है कि द्वितीय क्षेत्र को, कि तृतीय क्षेत्र को, कि चतुर्थ क्षेत्र को, मतलब किस क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र कहते हैं। और यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी उत्तर बहुत कम लोग ही दे पाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में बताता हूं आप लोगों को, प्राथमिक क्षेत्रक। कौन सा? प्राथमिक क्षेत्रक।
और इन्हीं प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को, इसीलिए वीडियो बनाई गई है। समझ लीजिए बहुत रिसर्च के बाद ये वीडियो बनाई गई है। ऐसे ही नहीं उठ के हम लोग लिखने लगते हैं, बहुत रिसर्च करता हूँ। इस बार वादा करता हूँ आप लोगों को कि ऐसी तैयारी कहीं आपको नहीं मिलेगी, पूरे यूट्यूब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए अगला 43 क्या है, निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। मतलब इसमें से कौन सी ऐसी अधिक मात्रा है जो कि जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। मतलब पोटास की मात्रा अधिक, कि चूना की, कि फास्फोरस की, ये सभी। मतलब इनमें से कौन सी ऐसी मात्रा है जो जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक पाई जाती है, आपको बताना है। तो देखिए पोटास भी और चूना और फास्फोरस से तीनों अधिक मात्रा में पाई जाती है। मतलब पोटास भी पाया जाता है, चूना भी पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है। तो भाई तब तीनों ही पाया जाता है, तो ऑप्शन अगला जो है ये सभी हैं, तो इसी पे तो क्लिक करोगे। ठीक है, चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 44 की तरफ। और अगला प्रश्न देख लो 44, बहुत प्यारा प्रश्न है। एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से। अब आ गया प्रश्न, एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है। तांबा से, सोना से, बॉक्साइट से, कोयला से। बताओ, प्यारा प्रश्न है कि नहीं। तो एंथ्रेसाइट पूछता है, एंथ्रेसाइट का संबंध, बहुत प्यारा प्रश्न है। मैं डबल स्टार देना चाहूंगा इस प्रश्न को, और बहुत सालों से मैं इस प्रश्न को देख रहा हूं, लगातार पूछा जा रहा है। तो एंथ्रेसाइट का संबंध कोयले से, और इसमें कोई दो राय नहीं कि आप लोगों को याद नहीं होगा। इस प्रश्न का उत्तर याद होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, चलिए 45 ये देखिए, ये प्रश्न पे मैं आप लोगों को ट्रिपल स्टार देना चाहूंगा। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर तो सबसे पहले आप दोगे, ठीक है, औरों से पहले, कि क्योंकि भारत में कितने प्रतिशत लोग अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। देखिए ऐसे प्रश्न, इसको कोई फोकस नहीं करता है, कोई याद ही नहीं करता है, और नंबर कम लेके आते हैं। लेकिन मैं एक नंबर भी छोड़ने वाला नहीं हूं, बता दे रहा हूं, मैं पूरी जान लगा दूंगा। और आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ते हो। ठीक है, मैं तो अपनी पूरी 100% आप लोगों को लगा के दूंगा। तो बताना है कि भारत में कितने प्रतिशत लोग अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं, मतलब अलग तरीकों से, अनौपचारिक तरीकों से, अनौपचारिक स्रोत से। 60%, 65%, 85%, 90%। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 45 का, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो लगभग आपको बात करें, आप हैरानी होंगे, 85% लोग ऐसे हैं जो अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, इस परसेंटेज को याद रखिएगा, 85%। और ये प्रश्न तो सिंपल है, इसमें मतलब पूछने लायक प्रश्न ही क्या है, मतलब तो याद ही होगा आप लोगों को कि जो विश्व व्यापार जो संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। मतलब इंपॉर्टेंट है, लेकिन मतलब याद होगा। मतलब ये कहना का मतलब है कि सभी बच्चों को याद होगा कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, न्यूयॉर्क में, पेरिस में, जिनेवा में, कि ओटावा में। ठीक है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। सबको मालूम चाहिए कि जिनेवा में विश्व व्यापार जो संगठन का मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है, जिनेवा में। चलिए देख लीजिए प्रश्न नंबर 47 क्या है। और इस प्रश्न में मैं ट्रिपल स्टार बनाने वाला हूं, क्योंकि जो बंदे ने अच्छे से इसको पढ़ा होगा तो वही इस प्रश्न का उत्तर देगा। मतलब जो घटना को जानता होगा कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, मतलब कौन सी महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई, मतलब कौन सा ऐसा घटना घटा कि ये मालूम चला कि नहीं अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करना ही पड़ेगा भैया। ऑप्शन ए रोलेक्ट एक्ट की घोषणा, ठीक है, कि ऑप्शन बी नमक कानून तोड़कर, कि ऑप्शन सी साइमन कमीशन का आगमन, कि ऑप्शन डी जलियांवाला बाग। तो आपको बताना है कि किस महत्वपूर्ण घटना के साथ जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। और बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है, तो उत्तर दोगे नमक कानून तोड़कर। जब नमक कानून तोड़ा गया उसी समय ये आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। ठीक है, तो इसी महत्वपूर्ण घटना के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और इस बात को एकदम याद रख लीजिएगा इस प्रश्न को, मतलब बहुत प्यारा प्रश्न है 47। चलो 48 की तरफ बढ़ते हैं। लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, 48 क्या है कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। आपको बताना है कि सर्वाधिक भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है। ऑप्शन है उर्दू, ऑप्शन बी अंग्रेजी, और ऑप्शन सी हिंदी, और ऑप्शन डी पंजाबी। तो सबको मालूम होना चाहिए कि भारत की अगर बात करते हैं तो भारत में सबसे सर्वाधिक भाषा कौन सी बोली जाती है। मालूम भी होना चाहिए आप लोगों को कि हिंदी ही सबसे ज्यादा बोली जाती है। मतलब ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी सबसे अधिक बोली जाती है। चलिए, तो ये प्रश्न का उत्तर तो सबको मालूम चाहिए। हाँ, ये प्रश्न अच्छा है, बार बार पूछा जाता है कि जो काले दस्ताने थे और बंदी मुठ्ठियां थी वो किसकी प्रतीक थी। तो काले दस्ताने और बंदी मुठ्ठियां किसके प्रतीक थी। ऑप्शन ए विद्रोह की थी, कि ऑप्शन बी शांति की थी, कि ऑप्शन डी अश्वेत शक्ति की थी, कि ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो काले दस्ताने और बंदी मुठ्ठियां थी वो आपको अश्वेत शक्ति की प्रतीक थी। मतलब सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, इसके बाद तो 20 नंबर आप लोगों का क्लियर हो गया। अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोचने लायक प्रश्न है, समझने लायक प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक देश को छोड़, बहुत प्यारा प्रश्न है, किस एक देश को छोड़कर
हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र की प्राथमिकता दी जाती है। मतलब किसी एक देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र की प्राथमिकता दी जाती है, बस मात्र एक देश को छोड़कर। वो देश कौन है आपको चूज करना है और सब लोग बता देंगे। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। मतलब ना चाहते हुए भी आप लोगों का हाथ जाएगा सिर्फ पाकिस्तान पे ही, कि वो कौन सा देश है भैया, पाकिस्तान है। मतलब मात्र एक ऐसा ही है यहाँ पे देश ऐसा है कि जहाँ पे तानाशाही पर लोकतंत्र की प्राथमिकता दी जाती है। मतलब इसको छोड़कर सबकी जगह दी जाती है, लेकिन यहाँ पे नहीं दी जाती है। इस बात को याद रखिएगा। तो देखा आपने कि 50 प्रश्न हमने कराया। 50 प्रश्न अगर ये आप तैयार है ना, तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फिक्स हैं। इसको दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, तो बस आपको मन से पढ़ना है, इस वीडियो को शेयर कर देना है, बहुत सारे बच्चों को हमारे चैनल पे जोड़ना है, कि सबका भला हो पाए इस बार। और हम बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करा रहे हैं हर एक सब्जेक्ट की, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप डेली फॉलो करते हो तो आपको मालूम होगा, इसमें बताने लायक कोई बात नहीं है। तो चलिए मिलेंगे, तैयारी अपनी अच्छी कीजिए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, पढ़ते रहिए अच्छे तरीके से, मैं तो यही कामना करूंगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।